Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Noreen Adnan and you will be studying international finance with me in this module. My academic credentials are given on this slide, so you can see my qualifications here. Today in this lecture I'm going to cover all the topics which we will cover in this particular module in international finance. First of all, we will discuss the international financial management, that how multinational companies can manage their finances. Second thing, when you are talking about the multinational companies, so obviously you cannot deny the fact कि क्योंकि आपको अपना business run करना है into international markets, then obviously there will be international finances will be attached to it, and then balance of payment and flow of funds are the most important criteria for which the finance manager of any multinational company would be concerned about. We will also discuss the concept of international financial markets, because when you are talking about the financial markets, so not only the domestic markets, but since you are studying the module in terms कि आप international finance को deal कर रहे हैं, so you will also discuss the international financial markets कि international financial markets में आपके लिए financing की या investment की क्या opportunities available हो सकती हैं और आप उनको किस तरह से avail कर सकते हैं. So for example, जब आप financing की बात करते हैं तो आपको loans से related कितनी opportunities अवेलेबल है, और जब आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या आपने अगर कोई अमाउंट्स किसी को लोन देनी है तो उससे रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. सो इंटरेस्ट रेट रिसीव करने की फॉर्म में और इंटरेस्ट रेट पे करने की फॉर्म में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स. वेदर यू कैन लॉन्च द बॉन्ड्स इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स और you can go for the criteria of international financial stock markets. It is up to you that how you would identify कि आपने international financial market में intervene करना है या फिर penetrate करना है या नहीं. Then when you are talking about the international finance, क्योंकि आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो जो आपके पास अमाउंट्स रिसीव होंगे या जो आपने अमाउंट्स पे करने होंगे, दोनों केसेस में आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट की इम्पोर्टेंस का आइडिया हो जाएगा, बिकॉज टू सम एक्सटेंड और टू अ ग्रेटर एक्सटेंड यू विल बी एक्सपोर्ट टूवर्ड्स द फ्लक्चुएशन इनटू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. तो बिकॉज आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल बिजनेस है, आप इंटरनेशनल फाइनेंस में डील कर रहे हैं, इन दैट केस अगर आपको पेमेंट देनी है या पेमेंट लेनी है, दोनों केसेस में आपको अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना है. फॉर एग्जांपल, बाहर से कोई पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं, सो आपके पास अगर डॉलर्स में आ रही हैं और आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू रिसीव दैट अमाउंट इन पाक रुपीज, तो आपको कन्वर्ट करना है डॉलर टू पाक रुपीज. सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू सेल समथिंग और एक्सपोर्ट समथिंग इन अमेरिका, तो अगर आपने पेमेंट्स करनी है अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई आपने इंपोर्ट्स की हैं फ्रॉम अमेरिका और अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट्स करनी है, इन दैट केस यू हैव टू मेक सम पेमेंट्स इन डॉलर्स. सो आपको पाक रुपीज को कन्वर्ट करना है इनटू डॉलर्स एंड देन यू हैव टू मेक योर पेमेंट. तो जब आप बात करते हैं एक्सचेंज रेट्स की या फिर एक्सचेंज रेट की जो टाइप्स है उनकी, वो तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन व्हाट आर द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स कि जब आप फॉर एग्जांपल आज आपने पाक रुपीज से डॉलर को कन्वर्ट करना है तो रेट कुछ और है, आफ्टर 10 days द रेट माइट बी डिफरेंट. अब उसमें क्या आता है कि अगर आपका बिजनेस किसी ऐसे कंट्रीज में हो रहा है जहां एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस इन्वॉल्व हैं, सो ऑब्वियसली आपका बिजनेस इफेक्ट होगा ड्यू टू दोज एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. सो उन मूवमेंट्स को अवॉइड करने के लिए या उन मूवमेंट्स को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज वी विल डिस्कस देम इन दिस लेक्चर, इन दिस मॉड्यूल ऑल्सो. जब हम एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं, so not only the exchange rates for which you are exposed to, but there are different types of exchange rates available into the different economies by which they are going on. क्या कोई country depend करता है कि आप कौन सी exchange rate prefer करते हैं और किस exchange rate को adopt करना चाहते हैं. Then the main important categories of exchange rates which we will discuss are the fixed, floating and managed floating.
जब आप एक्सचेंज रेट्स की बात करते हैं, सो यू कैन नॉट लेट योर एक्सचेंज रेट कि वो फ्लोट करते रहे मार्केट में और देयर इज नो वन टू कंट्रोल इट, बिकॉज जब एक्सचेंज रेट की बात हो रही है तो हम अपनी करेंसी की बात कर रहे हैं कि आपकी करेंसी किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होने जा रही है। इन दैट केस अगर तो आपके एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, सो ऑब्वियसली फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एक प्रॉब्लम है या एक इशू हो सकता है अगर आपके एक्सचेंज रेट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच कर लें। से फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा करेंसी डेप्रिसिएट हो जाए आपका एक्सचेंज रेट या बहुत डिक्लाइन कर जाए, सो इन दैट केस ऑब्वियसली इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट्स आल्सो। तो जहां पे ये आ जाता है कि एक्सचेंज रेट एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच करने लगे, गवर्नमेंट सम टाइम इंटरवीन इन बिटवीन दीज एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड देन दे ट्राई टू कंट्रोल इट। एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स जो है उनकी वजह से काफी इंपैक्ट आता है ओवर योर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, बिकॉज आपकी डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस इफेक्ट हो जाती हैं ड्यू टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट। सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंस, तो इंटरनेशनल फाइनेंस में एक्सचेंज रेट्स की, उनकी टाइप्स की, उनकी अडॉप्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप किस टाइप का बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने फ्यूचर में किस कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करनी है और उन ट्रांजैक्शंस को किस तरह से आपने मैनेज करना है कि आप उसमें कोई रिस्क्स को इन्वॉल्व ना करें और जितने भी कंट्रीज में आप बिजनेस कर रहे हैं उनमें पीसफुली या फिर विदाउट एनी क्राइसिस यू शुड मूव ऑन विद योर बिजनेस। तो आपकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस केस में। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि हम इस मॉड्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो चलने ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रही है या जिस तरह से आप रन हो रहे हैं फाइनेंसेस, उनकी मैनेजमेंट को आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, सो यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि कंट्रीज ग्लोबली एक दूसरे के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड दैट इट इज ग्लोबल विलेज नाउ। क्यों? क्योंकि बॉर्डर्स जो हैं आपके लिबरलाइज हो रहे हैं, कंट्रीज में जो ट्रांजैक्शंस हैं या ट्रेड है वो लिबरलाइज हो रहा है। आप ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। सो इन दैट केस ऑब्वियसली इंटरनेशनल फाइनेंस भी अवेलेबल है वहां पे। अब तक हमने बात की कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने इंटरनेशनल बिजनेस रन करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है और उन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के लिए आपको इंटरनेशनल फाइनेंस की इंपॉर्टेंस है। हाउएवर देयर इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट के ना सिर्फ आपने इंटरनेशनल ट्रेड करना है जो कि आप गुड्स या सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि आप किसी दूसरे कंट्री के साथ गुड्स या सर्विसेज में ट्रेड कर सकते हैं, बट देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप इंटरनेशनल ट्रेड करें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो अगर तो आप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप बॉन्ड्स ले रहे हैं बाहर किसी कंट्री के, या फिर आप स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं किसी बाहर कंट्री के, सो इट मीन्स यू आर डूइंग योर ट्रेड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो जब बात आ जाती है आपके ट्रेड की जहां गुड्स और सर्विसेज अप्लाइड है, वो तो एक पॉइंट हो गया कि जहां पे बहुत ज्यादा क्राइसिस आने का चांस इसलिए नहीं है कि ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर tangible, so you can touch them and you can count them and you can know that how much products are received and how much products are sold and what is the price and how much you will get. That is the point, and financial management regarding that is important. But when you are talking about the international financial transactions where you are saying कि आपका जो business है that is in terms of financial assets, then you cannot ignore the fact कि जब आप intangible assets की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप bonds purchase कर रहे हैं या आप stock market में invest कर रहे हैं और वहां पे क्योंकि आपके पास उस तरह से रिकॉर्ड उसका वो नहीं है कि आप इन तमाम एसेट्स को आप टच नहीं कर सकते, दीज आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं देन द मार्केट बिकम्स फ्रेजाइल, और उस केस में आपके इंटरनेशनल फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग सही नहीं होगी या फिर आपकी प्रिंसिपल एजेंट का इशू होगा या फिर एजेंसी प्रॉब्लम आएगी, दैट मीन्स कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज हिडन फ्रॉम विच द समवन कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट, दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम और फाइनेंशियल क्राइसिस के अकर होने के चांसेस हैं। सो जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, सो इट इज नॉट ओनली फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, बट वी विल ऑल्सो डिस्कस
ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा फाइनेंशियल एसेट्स में डील करते हैं तो उससे रिलेटेड मैनेजमेंट किस तरह से की जाए। तो इस मॉड्यूल में हम ये तमाम भी डिस्कस करेंगे। फ्लो ऑफ फंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए या बैलेंस ऑफ पेमेंट को रिकॉर्ड, जो उसका रिकॉर्ड कीपिंग होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको भी डील करता है। ना सिर्फ आपके गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड कीपिंग होती है बल्कि फाइनेंशियल एसेट्स की भी सेपरेट हेड्स हैं जिनमें रिकॉर्ड कीपिंग होती है, एंड वी विल डिस्कस देम इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। When we said international financial markets, so international financial markets में ना सिर्फ आपके bonds परचेज और सेल ट्रांजैक्शंस जो स्टॉक मार्केट्स में होती हैं उन तमाम एस्पेक्ट्स को भी डील किया जाएगा, ड्यू टू विच देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। सो ये सारे टॉपिक जो है इन डिटेल हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जिस तरह बात की बैलेंस ऑफ पेमेंट की, रिकॉर्ड कीपिंग की, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की, इन तमाम एस्पेक्ट्स में एक्सचेंज रेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं फॉरेन ट्रांजैक्शंस की, इंटरनेशनल फाइनेंस की, तो उसमें आपके एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड यू मस्ट नो कि एक्सचेंज रेट जो मूवमेंट्स हैं उन सबको आपने, अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है तो उसके अगेंस्ट हेजिंग क्या करनी है या फिर मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, ताकि आपने जो ट्रांजैक्शन की हुई है किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरे मार्केट में, उसमें आप ज्यादा एक्सपोज ना हो, ज्यादा रिस्क ज्यादा फेस ना करें। So let's move on towards the other topics. We will also touch the broad categories of topics I am discussing now. अभी मैं इनको थोड़ा सा briefly discuss करूंगी कि इन तमाम topics को हम किन aspects में देखेंगे। Inflation, exchange and interest rate. These are the economic factors which are involved in your international business also. जब आप international business की बात करते हैं, so you cannot ignore the inflation rate, you cannot ignore the exchange rate, you cannot ignore the interest rate, because all these factors have a very strong impact over international business or international trade, because any change in inflation will bring change in international trade or international business transactions. Any change in exchange rate movement will bring change into the transactions of exchange, into the transaction of international business. Interest rate movements क्या है कि interest rates में अगर change आएगा, से for example अगर कोई country बैंक deposits पे ज्यादा interest rate offer करना शुरू कर देगा, so obviously उन बैंक deposits की demand increase हो जाएगी और लोग ज्यादा investments उन countries में करने लगेंगे जहां पर interest rates ज्यादा पे होते हैं। However, on the other hand, जिन countries में interest rate low होगा वहां लोग कम जाएंगे, इन्वेस्टर्स कम अट्रैक्ट होंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें, ये तो आपने बात की जहां पे आप डिपॉजिट्स रख रहे हैं और आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगेंस्ट पेमेंट्स हो रही हैं ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये देखें कि लोन्स आपने लेने हैं या फिर आपने लोन्स निकलवाने हैं, तो आप उन मार्केट्स को प्रेफर करेंगे कि जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हों कि आप लोन्स लेते वक्त आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े। सो वी विल कंसिडर दोज सिनेरियोज ऑल्सो कि किन कंट्रीज में पॉसिबिलिटी हैं या फिर कंट्रीज को किस तरह से चूज किया जाता है कि जहां पर आप डिसाइड कर सकें कि आपने लोन्स किन इकोनॉमीज में से उठाना है और किन बेसिस पे, किन क्राइटेरियाज पर लेना है। सो ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, दीज लोन्स आर द लोन्स से फॉर एग्जांपल जब आपको फाइनेंसिंग चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या नई कोई सब्सिडरी स्ट्रक्चर करने के लिए किसी कंट्री में, इन ऑल दोज केसेस यू माइट नीड सम फाइनेंसेस, एंड फाइनेंसेस के केस में यू हैव टू कंसिडर इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो। जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की या इन्फ्लेशन की या एक्सचेंज रेट की, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि रिस्क्स तो इन्वॉल्व हैं इन तमाम के साथ, बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस यू विल बी मोर कंसर्न्ड अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट्स, कि एक्सचेंज रेट्स से रिलेटेड आप किस किस्म के रिस्क्स को फेस कर सकते हैं, और अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है या मूव कर रहा है, देन हाउ कैन यू अवॉइड दैट या मैनेज दैट, या फिर आप उसको किस तरह से हेज कर सकते हैं। सो जब हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट्स की, तो ना सिर्फ हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे बल्कि हम इनमें ये भी डिसाइड करेंगे कि किस टाइप के एक्सचेंज रेट मूवमेंट के अगेंस्ट आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बोरोइंग कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अवॉइड एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड नो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कि अगर एक्सचेंज रेट मूवमेंट
मूवमेंट आपके इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होती है तो आप उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सो जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपने एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को मैनेज करना है, देन कम्स एट व्हेन यू आर रनिंग एन इंटरनेशनल बिजनेस, सो नॉट ओनली एक्सचेंज रेट मूवमेंट, इस एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप डिफरेंट टाइप्स के रिस्क को फेस करें। जो 3 मेन कैटेगरीज हैं रिस्क की विच यू कैन फेस बीइंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी, दे इंक्लूड द इकोनॉमिक, ट्रांसैक्शन एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर्स। अब आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या है और ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या है इफ देयर आर एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, उससे रिलेटेड डिटेल्स को हम इन टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे कि आपके अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो आप किस तरह से इकोनॉमिक, ट्रांजैक्शन और ट्रांसलेशन एक्सपोजर को फेस कर सकते हैं, और ना सिर्फ फेस कर सकते हैं बल्कि यू कैन आइडेंटिफाई कि टू व्हाट एक्सटेंट यू आर हैविंग दिस मच रिस्क और टू व्हाट एक्सटेंट यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ रिस्क, एंड इन दैट केस व्हेन यू आइडेंटिफाई कि ये टाइप ऑफ रिस्क है और आप इस तरह से इसके साथ एक्सपोज हो रहे हैं, देन यू कैन गो थ्रू कि आपने इसको मैनेज किस तरह से करना है और इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। Once you are done with these topics कि हमने इकोनॉमिक्स, ट्रांसलेशन और ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को किस तरह से डील करना है या किस तरह से मैनेज करना है, देन वी विल बी लुकिंग इनटू द फैक्ट वेयर वी विल बी कंसिडरिंग द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। यू शुड नो कि अगर आपने अपना कोई एक सेटअप, किसी एक पेरेंट कंपनी का एक एग्जिस्टिंग सेटअप जो मैच्योर हो गया है किसी कंट्री में, एंड नाउ यू वांट टू मूव ऑन विद दैट सेटअप कि अगर आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो एक मैक्सिमम लेवल पे अचीव हो रहे हैं, विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजर, कि उसने देखना है कि पेरेंट कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं और वो टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, जो मैक्सिमम पॉइंट है वो टच कर लिए। नाउ दिस इज द टाइम when international financial transaction should take place in a way कि आप अपना बिजनेस या तो एक नए सब्सिडरी की फॉर्म में लॉन्च कर दें into another country और into a new market, और there is a possibility कि आप किसी existing business को acquire कर लें या acquisition कर लें। In that case there is a possibility कि आप direct foreign investment कर रहे हैं in any other country. Why? Because you want to get the benefit out of it, and there are different perspectives regarding direct foreign investment which we will discuss it in detail now. So ये तो वो तमाम टॉपिक्स हैं जो कि हम इस इंटरनेशनल फाइनेंस के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस ईच टॉपिक इन विद सम ब्रीफ समरी आल्सो। So first of all, when we are talking about the international finance or international organizations or international business, so what are the goals of multinational companies? कि multinational companies क्यों और किन objectives के साथ काम करती हैं, and what are their goals and what they want to achieve when we are talking about the multinational companies? First of all, the goal of the multinational company is that they want to increase the value of their firm, कि वो किसी भी तरह से अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की वैल्यूज इंक्रीज करना चाहते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन आवर कमिंग लेक्चर्स। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इफ देयर इज एजेंसी प्रॉब्लम इन योर मल्टीनेशनल बिजनेस, सो हाउ वुड यू ओवरकम विद दैट, बिकॉज आप अगर किसी मल्टीनेशनल की बात करें कि जिसमें एजेंसी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो जब हम मल्टीनेशनल की बात करते हैं, सो देयर इज ऑलवेज वन पेरेंट कंपनी जो कि मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। उस पेरेंट कंपनी की फर्दर सब्सिडरीज होती हैं जो छोटी कंपनीज या फिर उन्हीं के जो फर्दर सबसेट्स आप कह लें डिफरेंट अदर कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं। तो जो पेरेंट कंपनी है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो उसके फाइनेंस मैनेजर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर वो डिफरेंट हैं फ्रॉम दी फाइनेंस मैनेजर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है कैन बी कॉल्ड एज एजेंसी प्रॉब्लम। क्योंकि आप जब बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी की, सो इट हैज डिफरेंट सेटअप्स इन डिफरेंट कंट्रीज, तो आपके पास बेसिकली आ जाता है कि एक पेरेंट कंपनी और उसके अंडर बहुत सारी सब्सिडरीज अवेलेबल होती हैं। अब इन तमाम सब्सिडरीज के अपने फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, इन तमाम फाइनेंस मैनेजर्स के अपने डिसीजंस होते हैं। अगर तो वो तमाम के तमाम फाइनेंस मैनेजर्स फॉलो करें
डिसीजंस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज फाइनेंस मैनेजर या फिर जो मेन पॉलिसीज डिजाइन हो रही हैं, देन देयर इज पॉसिबिलिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होंगे. हाउएवर इफ वी कंसिडर कि तमाम के तमाम मैनेजर्स अपने ही गोल्स को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं और अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं या अपनी सब्सिडरी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, ड्यू टू द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू द डिफरेंट पॉलिटिकल कंडीशन इन डिफरेंट कंट्रीज, सो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपकी पेरेंट कंपनी है और जो सब्सिडरी कंपनी है, इन दोनों के दरमियान कोई एजेंसी प्रॉब्लम अकर कर जाए. अब उस एजेंसी प्रॉब्लम के अकर होने के बाद देयर इज ऑब्वियसली, बिकॉज जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसके जो पेरेंट कंपनी है, इट वुड नेवर वांट कि आपकी कंपनी में एजेंसी प्रॉब्लम्स हो. उस एजेंसी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए ऑब्वियसली कॉस्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, जिनको हम एजेंसी कॉस्ट्स बोलते हैं. एजेंसी कॉस्ट्स ऑब्वियसली इतनी फेवर में नहीं है एंड वी प्रेफर कि वो ना इनकर हों बाय द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो उन एजेंसी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये चाहती हैं कि एक सेंट्रल सिस्टम को फॉलो किया जाए. देन वी विल डिस्कस कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स क्या होते हैं और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम किस तरह से काम करता है और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम किस तरह से काम करता है. सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में बेसिकली हम ये देखते हैं कि आपकी जो पेरेंट कंपनी का जो मैनेजर है या फॉर एग्जांपल जो पेरेंट कंपनी का सेटअप है वो एक सेंट्रलाइज्ड सेटअप है और जितनी भी सब्सिडरीज लॉन्च हुई हुई हैं या एस्टैब्लिश हुई हुई हैं इन डिफरेंट कंट्रीज या इन डिफरेंट मार्केट्स, वो तमाम की तमाम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू एक ही फाइनेंस मैनेजर के अंडर काम कर रही हैं और वही एक फाइनेंस मैनेजर से 20 कंट्री कंपनीज हैं, 15 कंपनीज हैं, उन तमाम का फाइनेंस मैनेजर वही है और वही उन तमाम की तमाम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके उनको बिजनेस को रन कर रहा है. हाउएवर ऑन द अदर साइड इफ यू वांट टू सी व्हाट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, so a decentralized system is the one where you are trying to see कि आपके जो मल्टीनेशनल कंपनी का जो सेटअप है उसमें one of them is the parent company and the manager of the parent company is on top and there are 20 different subsidiaries and 20 different financial managers. So obviously it would be difficult क्योंकि 20 के 20 कंपनीज में से different टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन सामने आएंगे and again there is a possibility कि एजेंसी प्रॉब्लम्स अकर कर जाएं. We will also discuss in this module कि आपके theories of international business क्या हैं, कि आप किन basis पे why we want to go for the international business, why you don't want to stick with the domestic markets. So what are the important theories regarding these? First thing we will discuss कि आपकी comparative advantage अगर आपको मिलता है. So then we will move on towards the theories of international business. International business में आप ये देखेंगे कि आपके basically theories क्या हैं जिनकी बेस पे आप एक नया business launch करते हैं या why you are trying to go on international business, why not to stick with the domestic markets. तो international business से related जो आपकी theories हैं we will discuss them in details. Say for example comparative advantage theories है theory है या फिर आपके factors of production से related एक theory है कि आप उन production factor of production को use करना चाहते हैं which are available in other markets. आप comparative advantage gain करना चाहते हैं. So there are some factors which we will discuss it in detail कि आप on the basis of these factors you are basically trying to go on international companies basis because you want to launch your business in international markets or in foreign markets. क्योंकि आप different types के factors हैं या different type की theories हैं जिसमें factors available हैं उनको achieve करना चाहते हैं. Then when we will be moving towards the common methods to conduct the international business, because जब आपको ये पता लग जाए कि okay fine you have to run your own business in foreign markets, so what are the options available? आप उस बिजनेस को किस तरह से रन कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. स्ट्रेट अवे जाएं और दूसरे कंट्री में जाके बैठ जाएं और वहां पे अपना बिजनेस रन करना शुरू करें. नो, दैट्स नॉट द केस. यू हैव टू सी दैट यू विल गो इनटू द फॉरेन मार्केट एंड देन डिसाइड कि what do you want out of that market. First thing you should see, either you can do international trade where the imports and exports of the products are involved. In that case it is not necessary that you should physically go to the international markets, but you can do it through the electronic system also. जो अब आजकल इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, so it's quite easy कि आप अपना एक वेयर हाउस जनरेट कर लें, प्रोडक्ट्स रख लें और whether you are dealing it to the domestic level or foreign level you can do it. तो या तो आप इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट कर दें या आप लाइसेंसिंग कर लें किसी एक प्रोडक्ट का या किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में ऑपरेट कर रहा है जो बहुत सक्सेसफुल है उसके लाइसेंस आप ले लें एंड देन यू हैव द अथॉरिटी कि आप अपनी मार्केट में उस लाइसेंस के साथ काम कर सकते हैं विद द ब्रांड नेम.
फ्रेंचाइजिंग भी आप कर सकते हैं, जिस तरह मैकडोनल्ड की या KFC की पाकिस्तान में हुई है, तो आप फ्रेंचाइज ले लें और उसको रन करना शुरू कर दें, बट यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी एंड यू हैव टू फोकस ऑन द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स विच वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। देन जॉइंट वेंचर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टेंट सेटअप के साथ ज्वाइन करके आप एक जॉइंट वेंचर में मूव कर जाएं, सो दैट कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी बाय विच यू कैन रन अनदर इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो यू कैन गो फॉर द एक्विजिशन विच इज एक्विजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। उसमें क्या आ जाता है कि आप बेसिकली एक एक्विजिशंस कर लेते हैं, आप ये देख लेते हैं कि अगर कोई बिजनेस या कोई मार्केट अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही इन द फॉरेन मार्केट, व्हाट यू कैन डू you can acquire that existing operations and then you can see whether you can take it to the highest point or not, because your objective to acquire the business is that you want to achieve benefit or you want to achieve the higher standard out of this business. Now apart from acquisition there is possibility कि अगर आप international setup में जाना चाह रहे हैं, move करना चाह रहे हैं, you can go and launch or establish a new foreign subsidiary. So in that case obviously it is also possible that you will be able to move into the international business, but again when you are trying to deal with the common methods, whatever method you are choosing, you have to focus that in case of international business, international finances are involved and exchange rate fluctuations are also involved. Whatever type of category you are choosing for your business, you must focus कि आप किस कंट्री के साथ काम कर रहे हैं और आप कितना एक्सपोज होंगे टुवर्ड्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। देन आपके आ जाती हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं इन टर्म्स ऑफ योर इंटरनेशनल बिजनेस, कि अगर आपके पास कुछ ऐसे अमाउंट्स हैं या कुछ ऐसे फंड्स या कैपिटल अवेलेबल है जिसको आप फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल और किन मार्केट्स में आप ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू गिव योर अमाउंट्स एज लोन, कि आपके पास एक्सेस फंड्स हैं जिनको आपने सेव किया हुआ है और आप इनको बेसिकली प्रोवाइड करना चाहते हैं फॉर द पर्पस कि आप इनको एज अ लोन ऑफर कर रहे हैं, और देयर विल बी पीपल हु आर विलिंग टू बोरो दीज लोन्स। सो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस पर्सपेक्टिव कि अगर आपने लोन्स देने हैं तो आपको किन मार्केट्स को और किस तरह से चूज करना है या किन कंट्रीज को चूज करना है। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर सेइंग कि आपके पास फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, तो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज वो हैं कि जिसके थ्रू आप बेसिकली ट्राई करते हैं कि आप अमाउंट्स को बोरो किस तरह कर सकते हैं, कि आप फंड्स को किस तरह से बोरो करेंगे आप, और आप ये देखेंगे कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी ऑब्वियसली इट इज क्वाइट इजी फॉर यू ईदर टू गेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और टू गेट फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। सो दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी फॉर योर मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप की। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस तरह से करनी है, और अगर आपने बोरोइंग करनी है तो किस तरह से करनी है, या फाइनेंसिंग करनी है तो किस तरह से करनी है। इन बोथ ऑफ द केसेस बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी, the company has the edge that they can get quite good opportunities available in the market very easily and very quickly other than the individual basis, because जो individuals होते हैं उससे related obviously different type के risks attached हैं, but being a multinational setup या being a multinational company जब आपके huge amounts involved होते हैं और obviously आपको अगर financing opportunities चाहिए या investment opportunities provide करनी है, so there are so many options which are open for the multinational companies. We will also discuss the concept of marginal return and marginal cost, कि marginal returns क्या होते हैं और marginal costs क्या होती हैं और इनकी क्या importance है। जब हमने बात की कि हम इंटरनेशनल बिजनेस को डील करेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट और वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस इन दिस मॉड्यूल, देन यू कैन नॉट डिनाई दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिकॉर्ड कीपिंग व्हेन यू आर डीलिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो आपको उन तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, एंड व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग देम इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच डील्स विद द रिकॉर्ड कीपिंग, कि आपके अमाउंट्स रिसीव्ड, अमाउंट्स पेड, वो तमाम ट्रांजैक्शंस जिनके थ्रू आपने ट्रेड के थ्रू रिसीव किया है या पे किया है, वो तमाम के तमाम इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। So capital account is part of your balance of payment, and in your capital account basically the flow of funds from one country to the other is recorded. So जो आपके capital account की transactions होती हैं उसमें आप flow of funds from one country to the other record करते हैं। इसमें क्या आ जाता है basically आपकी direct foreign investment आ जाती है which is the main head। अब direct foreign investment क्या है कि या तो आप
किसी एग्जिस्टिंग सेटअप को अक्वायर कर लें या एक्विजिशन कर लें, और दूसरे केस में आप एक नई सब्सिडरी इस्टेब्लिश कर दें इनटू द एग्जिस्टिंग मार्केट। इन तमाम के लिए आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, और हम इस मॉड्यूल में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एज अ सेपरेट चैप्टर लास्ट में इन डिटेल वी विल डिस्कस इट। सो कमिंग ऑन टूवर्ड्स दी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो जहां आपने बात की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, उसमें तो आप एक सब्सिडरी लॉन्च कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बात हो रही है कि आप ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लॉन्च करेंगे इन अनदर सेटअप। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सो नाउ यू आर कंसिडरिंग स्पेसिफिकली विद दी फाइनेंशियल एसेट्स के। अब इसमें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात नहीं हो रही, बल्कि फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है कि आप किस तरह से फाइनेंशियल एसेट्स को यूटिलाइज करेंगे और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन तमाम सिनेरियो में बेसिकली आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होगी उसमें आपके फाइनेंशियल एसेट्स होंगे और लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे। सो जो मेन क्राइटेरिया है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, जो कि आपकी कैटेगरी अंडर दी हेडिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, वो कैपिटल अकाउंट के अंडर इसको आप नोटिस करते हैं या आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बेसिकली आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट ट्रांजैक्शंस को डील करते हैं, और ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सो दे आर अगेन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, बट दीज आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। Now when we are talking about the international business, और जब हमने बात की कि एक्सचेंज रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, देन ट्रेड वॉल्यूम कैन नॉट बी इग्नोर्ड कि आपके कंट्री का जो ट्रेड वॉल्यूम है दैट ऑल्सो हैज द इंपॉर्टेंस कि कितना ट्रेड आपका कंट्री कर रहा है। और दुनिया में तमाम जो वर्ल्ड के जितने लीडिंग कंट्रीज हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेड वॉल्यूम्स ऑफ दोज कंट्रीज, ऑल्दो देयर इज नॉट मच इंपॉर्टेंस इन अ वे कि जी आपके ट्रेड वॉल्यूम में अगर किसी कंट्री का ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा है या ट्रेड वॉल्यूम कम है तो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है कितनी कम है, बिकॉज इट डजंट मीन कि आपकी अगर ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम है सो दैट मीन्स कि आप कोई बहुत ह्यूज स्केल पे काम करें। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो मैटर्स। And when we will be discussing about the international business, then the most important factor which is कि जी आपने internationalization को adopt किया है या नहीं। So in that case आपके जो international business है वो तमाम countries जिन्होंने इनको openly accept कर लिया और बहुत फौरन से adopt कर लिया, they are the ones who have liberalized their borders for international trade, even for the financial assets also. So they are the most liberalized economy, and जो आपके developed countries हैं, say for example America या European economies, they have started their liberalizing their financial systems and their international trade also in a way where they have introduced a lot of liberalization in their financial systems also. So overall in the world there are countries who have adopted internationalization with open hearts, while on the other hand there are countries who have been quite reluctant to adopt liberalization. Why? Because they were thinking that due to liberalization their economies can face huge financial crisis or huge crisis in any case. So overall when now if you consider the trends, so you will see कि जो overall world की जो economies हैं they are all moving towards the development, because तमाम के तमाम countries ने decide कर लिया और इस चीज को accept कर लिया है कि international business या international trade की बहुत importance है। So when we say the world is moving towards the development और financial liberalization या trade liberalization या trade openness की तरफ move कर रही है, so then there comes the concept which we will discuss in detail in our next lectures कि trade agreements भी हो सकते हैं और trade disagreements भी हो सकते हैं। Mostly governments go for the trade agreements because they want to facilitate the countries for the international trade, and especially for their own country they provide the less restrictions and they would promote कि जी ज़्यादा से ज़्यादा exports हों। So trade agreements में जो major agreements हैं they are between so many number of countries, like for example आपके NAFTA आ जाता है, GATT आ जाता है, आपकी यूरोपियन यूनियन आ जाते हैं। सो ये ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं तमाम के तमाम डिफरेंट फैक्टर्स पे या डिफरेंट कंट्रीज पे बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल NAFTA जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को बेस करता है और इन कंट्रीज को फैसिलिटेट करता है इन इंटरनेशनल ट्रेड। GATT 100+ इकोनॉमीज को डील करता है और उन तमाम कंट्रीज को बेसिकली प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है फॉर देयर इंटरनेशनल बिजनेस, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज हो तो उनको भी रिजॉल्व करने में
हेल्प करता है. प्लस यूरोपियन यूनियन, व्हेन यू टॉक अबाउट द यूरोपियन यूनियन, सो दीज आर द कंट्रीज और द इकोनॉमीज हु डील with the European economies and who are trying their level best that they should provide less restrictions and more facilitation to the European economies so that they can be facilitated and the international trade or international business, whether it is in terms of goods and services or whether it is in terms of financial assets, it should be improved. Now, when we talk about the trade agreements, you cannot ignore the fact of trade disagreement, which we will discuss in detail in our next lectures. कि आपके trade agreements तो होते हैं, but what are the reasons for trade disagreements? There is possibility जहां आपके trade agreements हो रहे हैं, वहां trade disagreements भी आपको face करने पड़े. So that involves the tariffs और quotas और the job loss. से for example, अगर आपके country में imports increase होने लगे, बहुत ज्यादा लोगों में ट्रेंड आ जाए, imports increase हो रही हूँ. Why? Because people are preferring to have more and more international products, or they are trying to use more of the imported goods rather than using the domestic goods for any reason. Say for example, country की national income increase हो गई है, due to which आपकी per capita income increase हो गई है. उस per capita income increase की वजह से आपकी buying power increase हो रही है, purchasing power increase हो रही है, और उस purchasing power के increase होने की वजह से you are trying to buy more of the imported products. अब अगर ओवरऑल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड में इंक्रीज आएगा, सो दैट मीन्स आपकी इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, विच अगेन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक. सो इन दैट केस देयर इज पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ्स या कोटास इन्वॉल्व कर दे. व्हाई? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ इंपोर्ट्स. ऑन द अदर हैंड देयर इज पॉसिबिलिटी कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री के साथ, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज. अगर आप फॉरेन कंट्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही तमाम सर्विसेज जो आपके कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, और इन दैट केस दे आर गेटिंग जॉबलेस. व्हाई? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गो इनटू द इंटरनेशनल कंट्रीज और फॉरेन कंट्रीज. व्हाई? बिकॉज यू वांट टू अचीव द बेनिफिट ऑफ चीप लेबर. On the other hand, same services are available in your country but at a higher rate, and due to that you don't want to use or utilize them, and that is the main factor why the job loss is occurring in your economy. So that can be another factor for trade disagreement. Sometimes rules are different in different countries. Why? Because maybe in Pakistan you can consider कि जो child labor का law है वो इतना strict नहीं है, but अगर आप European countries में या American countries की बात करें, so वहाँ पे जो child labor है उनकी बहुत importance है, या उनको उस तरह से child labor की permission ही नहीं है. तो जो child labor law है उसकी importance बहुत ज़्यादा है, और जो बच्चे हैं उनको सिर्फ education का right है, rather than going and doing their work and generating their own income. तो child labor से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अमेरिका अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है पाकिस्तान को किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी, एंड दे ट्राई टू इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन पाकिस्तान कि आप ये प्रोडक्ट जनरेट तो करेंगे बट इसमें किसी बच्चे की या लेबर जो आपके वो हैं चाइल्ड लेबर हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए. सो इन दैट केस ऑब्वियसली आपका क्या होगा कि जो आपके डिसएग्रीमेंट्स हैं वो अराइज कर सकते हैं. सिमिलरली आउटसोर्सिंग की जब हम बात करते हैं तो आउटसोर्सिंग को भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि आपके किस तरह से जब आप सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री को प्रोवाइड कर देते हैं तो आपके अपनी जो लेबर है या जो अपने लोग हैं वो आउटसोर्स उस तरह से क्या इफेक्ट ला सकता है उन लोगों पे आउटसोर्सिंग की वजह से, क्योंकि आपके अपने लोग जो क्वालिफाइड हैं और जो उनके पास स्किल्स हैं दे विल बी जॉबलेस देन. सो आउटसोर्सिंग के क्या बेनिफिट या क्या लॉसेस हो सकते हैं टू अ पर्टिकुलर country. Then we will also discuss the economic factors affecting the ट्रेड. अभी तक हमने बात की एक्सचेंज रेट की कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट जो है दैट कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ओवर इंटरनेशनल ट्रेड. बट नाउ आफ्टर दैट पॉइंट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स हम ये भी बात करेंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो ट्रेड को किस तरह इफेक्ट कर सकते हैं. उन इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा वो इन्फ्लेशन होगी, इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इनकम होगा कि अगर नेशनल इनकम इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है तो उसका इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर या इन इकोनॉमिक फैक्टर्स का चेंज होने का इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है. फिर हम इन तमाम इकोनॉमिक फैक्टर्स के बाद गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस को भी देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो किस तरह से इफेक्ट कर सकती हैं किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस को, कि अगर तो रिस्ट्रिक्शंस को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रही है उस केस में इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो कितना हर्ट हो सकता है या कितना इफेक्ट हो सकता है.
इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या आ सकता है और इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज जो हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। फाइनली वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग द फैक्टर्स अबाउट दोज हु विल अफेक्ट द डीएफआईज एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कि हमने जितनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंपोनेंट्स की बात किया उन तमाम की डिटेल्स और वो तमाम फैक्टर्स जो उन कंपोनेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस वी विल आल्सो डिस्कस द एजेंसीज दैट फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। कि इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस टाइप की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स को हम डिस्कस करेंगे कि इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या रोल वो प्ले कर रही हैं फॉर दी इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन पर्टिकुलर कंट्रीज और इन पर्टिकुलर रीजन्स। देन जब हम ये तमाम चीजें डिस्कस कर लेंगे, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी द मोटिव्स टू यूज इंटरनेशनल मार्केट्स। कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स को किस तरह से ऑप्ट करते हैं या फिर क्यों, क्या मोटिव्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आप इंटरनेशनल मार्केट्स में डील करते हैं। सो आप इकोनॉमिक कंडीशंस को हम बात करेंगे, एक्सचेंज रेट्स की बात करेंगे, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे कि दैट इज अ फैक्टर विच इज इन फेवर ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। के जितनी डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपके पास चांसेस हैं कि आपके प्रॉफिट ज्यादा हों। Plus, we will also discuss the foreign exchange market, which is very much important from international finance point of view. Why? Because you will consider कि आपका gold standard क्या था। पहले आपके जो रिजर्व्स होते थे वो अगेंस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड होते थे और उनको हम किस तरह से मैनेज करते थे। सेकेंडली वी विल फोकस ऑन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स क्या हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के थ्रू बेसिकली आप अपनी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट पैग कर देते हैं एंड इन दैट केस आपकी पैगिंग के थ्रू आप बेसिकली आप टाई कर देते हैं अपनी करेंसी को किसी दूसरी स्ट्रॉन्ग करेंसी के अगेंस्ट। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस अटैच्ड विद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दैट विल बी आल्सो अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। जहां आप बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स की, तो हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स को भी डिस्कस करेंगे कि आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के साथ साथ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स जो हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। जहां हमने बात की कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर द एक्सचेंज रेट वेयर यू आर ट्राइंग टू पेग योर करेंसी अगेंस्ट एनी स्ट्रॉन्गर करेंसी। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, सो दीज आर द एक्सचेंज रेट्स वेयर योर करेंसी इज नॉट टाइड अगेंस्ट एनी अदर करेंसी बट इट इज left to float freely against market forces. So whether it is demand and supply or your currency can move according to the demand of the currency and according to the supply of the currency. तो वो खुद से ही अपनी वैल्यू डिटरमिन कर लेती है वो करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। So these are very important topics which you will discuss in terms of international finance and you must know in terms of कि आप being a student of international finance आपको पता होना चाहिए कि exchange rate की types क्या हैं और उन types की definition या उनकी importance क्या है और वो किस तरह से implement होते हैं। We will also discuss the spot markets कि आपके exchange rates की जो या आपने जो अपनी करेंसी को exchange करना है against दूसरी करेंसी के, वो spot market में कैसे होती है, ask price क्या होती है और bid price क्या होती है for any stock market और for any spot rate और spot market। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशंस क्या होती हैं करेंसी से रिलेटेड, कि जब आप किसी करेंसी की बात करते हैं तो उसको डायरेक्ट कोटेशन में किस तरह से लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, और इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होती है। से फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कोटेशन ऑफ पाकिस्तानी रुपये टू डॉलर क्या होगी और इनडायरेक्ट कोटेशन ऑफ पाकिस्तानी रुपये टू डॉलर क्या हो सकती है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने जब एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को हेज करना होता है या उससे उसका जो लॉस है उसको कवर करना होता है, देन यू गो फॉर दी फ्यूचर्स मार्केट या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करते हैं। इन तमाम मार्केट्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में क्या डिफरेंस है और ये डेरिवेटिव मार्केट्स क्या काम करती हैं और इनको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है।
We will also discuss the attributes of banks who offer these types of contracts, and we will see how banks can play a role in facilitation for the international business. Then we will also discuss another option for the derivatives market which you can go for. First thing, you can go for the call option or the put option कि अगर आपने sell करना है या purchase करना है, buying करनी है या selling करनी है. In both cases you have the options कि आपके पास financial engineering के through आपके पास ऐसे products available हैं by which you have the option, not the obligation, that if you want to hedge yourself against any type of loss, so you can go for it. So put option और कॉल ऑप्शन का यूज भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इन ऑप्शंस को किस तरह से एक्सरसाइज किया जा सकता है और इनको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर हेजिंग पर्पस. डोमेस्टिक मनी मार्केट्स को भी हम डील करेंगे और डिस्कस करेंगे इन डिटेल. देन वी विल आल्सो डिस्कस द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मनी मार्केट्स कि आपकी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मनी मार्केट्स कौन सी है. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस को भी हम डील करेंगे. प्लस यूरोपियन एक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ बेजल अकॉर्ड 1 या बेजल अकॉर्ड 2 के इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और इनकी डेफिनेशंस क्या हैं या फिर ये अकॉर्ड्स किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं. सिंडिकेटेड लोन्स क्या होते हैं जो ग्रुप की फॉर्म में इशू होते हैं और एक पैनल ऑफ कंट्रीज डिजाइन करता है सिंडिकेटेड लोन्स को. क्यों ये लोन्स इशू किए जाते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इन लोन्स को इशू करने के बाद कोई कंट्री कितना रिस्क फेस कर सकता है. इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स इन द टॉपिक ऑफ सिंडिकेटेड लोन्स. What is the importance of international credit market and international bond market? We will also discuss it in detail. In terms of international stock market, we will be discussing the costs related to international stock market, which involve the transaction cost. Because जब भी आप किसी international financial market में कोई investment करने जाते हैं, then you must know कि उससे related transaction cost जो हैं वो क्या involve होंगी. अगर तो आपको ज़्यादा transaction costs pay करनी पड़े तो obviously there is no point कि आप इतनी effort करके आप किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट को चूज करके उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं. जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे देन यू वुड नो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो बहुत ज्यादा थी और आपकी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी चार्ज्ड और इन दैट केस ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट लेने का ऑब्जेक्टिव है वो खत्म हो जाता है. सो यू मस्ट अप्रिशिएट के जी फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस यू मस्ट नो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन कॉस्ट क्या होती हैं और एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है. देन यू कैन मूव ऑन टुवर्ड्स द इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स. तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है कि जो आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए या डील करने के लिए जो कॉस्ट इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट. इंफॉर्मेशन कॉस्ट क्या है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे रिलेटेड जो आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी चार्ज एंड यू हैव टू पे फॉर इट. सो दैट इज कॉल्ड योर इंफॉर्मेशन कॉस्ट. एक्सचेंज रेट रिस्क क्या है कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन क्या होती है और उससे रिलेटेड या उससे अटैच्ड रिस्क्स क्या होते हैं. यू हैव टू गो फॉर इट एंड यू कैन कंसिडर कि आपके एक्सचेंज रेट रिस्क किस तरह से अटैच्ड है और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में अगर आपके एक्सचेंज रेट रिस्क इन्वॉल्व है तो उनको आप किस तरह से हेज कर सकते हैं. इन तमाम कैटेगरीज के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट नो कि इंटरनेशनल स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि स्टॉक डाइवर्सिफाई कर दें आप डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज में और बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दें ताकि अगर बॉन्ड से आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टॉक से लॉस आ रहा है तो बॉन्ड्स उसको बैलेंस कर दें और आपके बॉन्ड्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेनिफिट की वजह से या उसके प्रॉफिट की वजह से आपका लॉस जो है वो बैलेंस हो जाए. We will also discuss the exchange rate in terms of depreciation and appreciation of a currency कि आपकी किसी भी करेंसी की depreciation क्या होती है, devaluation क्या होती है, उसकी appreciation क्या होती है या उसकी value enhance होना किसको कहते हैं. Plus we will also discuss कि किसी करेंसी का exchange rate equilibrium किस वक्त और किस तरह से achieve किया जा सकता है और वो कौन सा point है जिसको you can call it as your equilibrium point of exchange rates. Liquidity would be again an important concept from exchange rate movement कि जो करेंसी जितना ज्यादा लिक्विड होगी या उसमें जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें फ्लक्चुएशन उतनी ही कम होगी. So being a multinational company, every company has the agenda that they should not involve any type of fluctuation in their exchange rate. So they will try to do their businesses with the stable currencies या liquidity जिनमें ज्यादा है. और those factors that can affect the exchange rates.
In that case, we will be considering about the relative interest rate, relative income level and expectations कि आपकी relative interest rate की क्या importance है in different countries के जो इस तरह से interest rates होते हैं, अगर उनमें कोई difference है तो उसकी क्या importance है in international finance. डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट इनकम लेवल होने की वजह से उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इन इंटरनेशनल बिजनेस, प्लस एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं, और एक्सपेक्टेशंस की वजह से अगर आपके एक्सचेंज रेट मूव करते हैं तो उसको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. स्पेक्यूलेट करना, एंटिसिपेट करना एक्सचेंज रेट को विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ योर एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. देन वी विल बी डिस्कसिंग जो 3 टाइप्स हैं आपकी एक्सचेंज रेट की, कि आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, आपका फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है और आपका मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है. फाइनली यू विल ऑल्सो कंसिडर कि आपके पेग्ड एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं और आप उनको किस तरह से मैनेज करते हैं. करेंसी बोर्ड्स की अब बहुत इंपॉर्टेंस है. फॉर एग्जांपल, ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस इन 1990s इन एशियन इकोनॉमीज एंड ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस इन Argentinian economies, the currency board had been formed and investor confidence had been developed. Argentinian economy and currency boards will be again a point of discussion और case study we will discuss कि आप किस तरह से currency boards के through risks को reduce कर सकते हैं. कुछ कंट्रीज हैं लाइक एक्वाडोर और कुछ ऐसे कंट्रीज जिनकी करेंसी बहुत डी वैल्यू हो चुकी है, सो दे प्रेफर टू गो फॉर द डॉलराइजेशन. और डॉलराइजेशन क्या है कि आप अपनी करेंसी को रिप्लेस कर देते हैं विद द डॉलर. सो डॉलर इज बेसिकली द मेन करेंसी ऑफ योर कंट्री. फॉर एग्जांपल कतर की एग्जांपल हम लेंगे, एक्वाडोर की एग्जांपल लेंगे, जहां पे उनकी अपनी करेंसीज खत्म हो चुकी हैं और दे हैव अडॉप्टेड डॉलर्स एज देयर मेन मोड ऑफ एक्सचेंज एंड एज देयर मेन करेंसी. सो सिंगल यूरोपियन करेंसी यूरो के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या बेनिफिट्स अचीव किए इंटरनेशनल बिजनेस ने, प्लस द इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो कि डील करता है मनी सप्लाई को, और फिस्कल पॉलिसी जो कि डील करता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और गवर्नमेंट रेवेन्यूज को. इन तमाम का इम्पैक्ट हम इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर और इंटरनेशनल फ्लोज के ऊपर देखेंगे कि अगर कोई चेंज आता है इन मॉनेटरी पॉलिसी एंड इफ देयर इज सम चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, सो व्हाट इम्पैक्ट इट विल ब्रिंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फ्लोज and impact of on exchange rate. So role of government intervention will again be a point of concern in this regard too. So moving on towards the reliance on the reserve from your international business point of view, that why do you need international reserves or why a country needs foreign reserve would be again a point of concern in this lecture कि आप किस तरह से इसको देख सकते हैं या किस तरह डील कर सकते हैं. प्लस आपकी डायरेक्ट इंटरवेंशन गवर्नमेंट की क्या होती है इन इंटरनेशनल बिजनेस और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन क्या होती है. डायरेक्ट इंटरवेंशन में आपके स्टेरिलाइज्ड और नॉन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन होती है. स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन में आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, मनी सप्लाई से रिलेटेड टूल्स को यूज करके आप बेसिकली कंट्रोल करते हैं या डायरेक्टली इंटरवीन करते हैं इनटू द मार्केट. नॉन स्टेरिलाइज्ड क्या होती है जिसमें आप किसी भी मोड के थ्रू डायरेक्ट इंटरवीन करते हैं इनटू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट्स ओवर देयर. इनडायरेक्ट इंटरवेंशन की जब हम बात करेंगे, देन अगेन गवर्नमेंट कैन इंटरवीन नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली इनटू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट्स, एंड दिस इज डन बाय इनडायरेक्ट वे व्हिच इन्वॉल्व द इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल, गवर्नमेंट कंट्रोल्स और एक्सपेक्टेशन. इन तमाम फैक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन डायरेक्टली किस तरह से होती है और इनडायरेक्टली किस तरह से हो सकती है. Now coming towards the arbitrage opportunities, तो arbitrage opportunities वो होती हैं जहां पे आप किसी भी वजह से डिफरेंस है प्राइस कोटेशंस में इन दी करेंसी, so what you can do is being an arbitrage you can buy it from one place and you can sell it to the other place and that is called your arbitrage opportunity. So arbitrage opportunity की भी further 3 forms हैं which we will discuss in our next lectures. First one is called locational arbitrage where you can consider, but because due to the different locations, if the buying price of one bank or offered by one bank is different from the selling price of the other bank, then you can find that there is an arbitrage opportunity available and in that case you are trying to take the benefit. So banks भी इसमें आ सकते हैं, individual भी arbitrage opportunities avail कर सकते हैं. It depends कि आप क्या करना चाह रहे हैं और किस लेवल पे करना चाह रहे हैं और कितनी arbitrage opportunity avail करना चाह रहे हैं. Sometimes बैंक भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली, अब तो सब सारा सिस्टम आपका इलेक्ट्रॉनिक
हो गया, बट बैंक्स जो है वो मेंटेन करती हैं अपनी स्प्रेडशीट ऑन दैट ऑनलाइन, क्योंकि कोटेशंस आ रही हैं स्ट्रेट अवे दे कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एंड देन बैंक्स कैन अवेल इट। ट्रायंगुलर आर्बिट्राज में हम 3 करेंसीज की बात करेंगे कि जो आप फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका में बैठे हुए हैं और आपके पास यूएस करेंसी बिकॉज आपके होम कंट्री की करेंसी है, सो द अदर 2 करेंसीज इफ देयर इज सम प्रॉब्लम अमंग द कोटेशंस बिटवीन द 2 करेंसीज जो कि आपके बिजनेस में डील कर रही हैं, इन दैट केस दैट इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर आर्बिट्राज एंड वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज एज द नेम सजेस्ट कि आपके पास इंटरेस्ट आर्बिट्राज है कि अगर किसी 2 कंट्रीज के दरमियान इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है, सो ऑब्वियसली आप उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट प्रेफर करेंगे जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर होगा ऑन देयर बैंक डिपॉजिट्स। उस इंटरेस्ट रेट को कवर करने के लिए आपको हेजिंग भी करनी पड़ती है क्योंकि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में, से फॉर एग्जांपल यूके के जो बैंक्स हैं वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं ऑन बैंक डिपॉजिट, पाकिस्तान में से फॉर एग्जांपल 2 या 3% है और यूके में आपके पे 8% मिल रहा है। नाउ ऑब्वियसली यू वुड नॉट प्रेफर टू इन्वेस्ट योर अमाउंट्स इन पाकिस्तान, यू वुड लाइक टू गो फॉर द यूके, बट ऑन द अदर हैंड जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे यूके में और जब आपका वो टाइम पीरियड मैच्योर हो जाएगा जिसकी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, after some times you have to return your amount back to your country and in that case you have to be exposed or you must be exposed towards the exchange rate movement। so इस टर्म में जहां पे कवर्ड इंटरेस्ट आया है तो एक तो ये कि आप इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से बेनिफिट लेना चाहते हैं और दूसरी बात ये कि आप उसको कवर करते हैं या हेज करते हैं ताकि जब आप इसको वापस अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो एक्सचेंज रेट जो है उसके साथ आपका कोई एक्सपोजर ना हो या एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से आपको कोई लॉस ना हो। We will also discuss interest rate parity concept, transaction cost concept, political risks and differential tax laws. So when you are talking about the multinational companies, so these are some important factors which are basically the point of discussion for multinational companies कि वो hedging किस तरह से कर सकते हैं और किन options में कर सकते हैं, plus उनके पास short term financing decisions क्या हो सकते हैं और short term investment decisions क्या हो सकते हैं और किस तरह से करते हैं, capital budgeting किस तरह से होगी और earning assessments किस तरह से होंगी, we will discuss all of them in detail। जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करेंगे सो देयर कम्स द कॉन्सेप्ट वेयर वी कंसिडर द फोरकास्टिंग टेक्निक्स, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है एंड आपकी जो अमाउंट्स हैं वो एक्सपोज होंगी एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को, सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू कंसिडर देम इन फोरकास्टिंग टेक्निक्स लाइक द टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल फोरकास्टिंग, योर फंडामेंटल फोरकास्टिंग, योर मार्केट बेस्ड और मिक्स्ड वन। सो टेक्निकल आपके बेसिकली डील करते हैं जो पास्ट ट्रेंड्स में या जो टाइम सीरीज प्रीवियस हिस्टोरिक डेटा पे बेस करते हैं और उन बेसिस के ऊपर यू डील विद द टेक्निकल एनालिसिस, क्या फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि ओके फाइन पिछले 1 हफ्ते में एक्सचेंज रेट मूवमेंट का ये ट्रेंड था और नेक्स्ट 1 वीक में यही ट्रेंड रहेगा, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज योर टेक्निकल एनालिसिस। ऑन दी अदर हैंड फंडामेंटल आपकी जो फोरकास्टिंग होती है दैट इज बेस्ड ऑन दी इकोनॉमिक फैक्टर्स। मार्केट बेस्ड क्या होगा कि स्पॉट रेट्स और फॉरवर्ड रेट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा उस बेसिस के ऊपर आप अपनी फोरकास्टिंग कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर। और मिक्स्ड में आप चारों को कंसिडर करेंगे, तमाम टेक्निक्स को और तमाम मेथोडोलॉजीज को, एंड देन यू विल आइडेंटिफाई वेदर यू कैन यूज वन ऑफ देम और यू कैन यूज ऑल ऑफ देम एज फोरकास्टिंग टेक्निक्स एंड देन यू कैन यूज अ मिक्स। फोरकास्टिंग एरर्स से रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे विच इन्वॉल्व फोरकास्टिंग सर्विसेज, फोरकास्टिंग बायस एंड डाइवर्सिफिकेशन आर्ग्यूमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक्स और ट्रांसलेशन एक्सपोजर को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस दी हेजिंग मेथड्स विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड कि आप हेजिंग फ्यूचर में किस तरह से कर सकते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में किस तरह से कर सकते हैं, मनी मार्केट में किस तरह से कर सकते हैं और करेंसी ऑप्शन में किस तरह कर सकते हैं। जब हमने पिछली स्लाइड पे भी बात की कि आप ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को, इकोनॉमिक एक्सपोजर को और ट्रांसलेशन एक्सपोजर को भी डील करेंगे, सो आपका बेसिकली ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या है कि जब आप कोई फॉरेन बिजनेस करते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं उसमें उसके कैश इनफ्लोज में या कैश आउटफ्लोज में कोई चेंजेस पॉसिबल हैं ड्यू टू द change in exchange rate movements? If yes, so yes, that means your company is exposed towards the transaction exposure. So first thing, you should identify the degree of transaction exposure. Second thing, you should decide whether you should go for the hedging or not. And if your company decides that yes, you want to go for the hedging, then you should know which type of technique you are going to use for the hedging purpose.
सो आपके ट्रांजैक्शन जो एक्सपोजर है उसमें तो ये तमाम पॉइंट्स आ गए जो भी हमने डिस्कस किए. देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्सपोजर, जिसमें आप डील करेंगे या डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम एक्सपोज होती है टुवर्ड्स एनी टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, और इन दैट केस योर कंपनी इज फेसिंग एनी टाइप ऑफ लॉस, सो दैट इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक एक्सपोजर. और उसको डील करने के लिए जो हेजिंग पॉसिबल है वो रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू आप कर सकते हैं कि अपनी लोकेशन पूरी की पूरी कंपनी को कहीं दूसरी जगह रिलोकेट कर दें या दूसरी जगह अपनी सब्सिडरी का सेटअप एस्टैब्लिश कर लें. बट अगेन इट इज अ पॉइंट वेयर यू शुड कंसिडर कि इस केस में जहां आप रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपके रीस्ट्रक्चरिंग के बीच में आपको ज्यादा ह्यूज कॉस्ट्स इन्वॉल्व होंगी और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. अगर आपको ये लगता है कि बाहर के किसी भी फॉरेन सब्सिडरी लॉन्च करने में आपको बहुत बेनिफिट है और वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत आपके फेवर में, इकोनॉमिक कंडीशंस में कोई इशू नहीं है, देन यस यू कैन गो फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑल्सो. प्लस वी विल ऑल्सो फाइंड आउट दैट अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी हेजिंग आप किस तरह से कर सकते हैं. फाइनली वी विल बी डीलिंग विद द ट्रांसलेशन एक्सपोजर कि जिस तरह आप एक पेरेंट कंपनी है और आपका एक मेन सेटअप है और आपके पास 7 या 8 डिफरेंट टाइप्स की सब्सिडरीज इन्वॉल्व हैं आपके साथ बिजनेस में. Translation exposure is something when you are having 7 or 8 different subsidiaries and you are trying to take into account their financial statements. इन तमाम 7 जो companies हैं उन तमाम के financial statements को आप consolidate करेंगे into one main financial statement of your parent company and that will be basically portrayed into the foreign currency या जो वो currency जो कि parent company की currency है. So 20 या 7 या 8 जितनी भी आपके पास firms हैं उन तमाम के financial statements को जब आप convert कर देंगे into home currency या जो आपके पेरेंट कंपनी की करेंसी है, सो उस टाइम पर अगर कोई एक्सचेंज रेट मूवमेंट की वजह से फ्लक्चुएशन आती है, सो दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसलेशन एक्सपोजर. अब मोटिव्स क्या हैं आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का अपना सेटअप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं या कोई नई सब्सिडरी लॉन्च करना चाह रहे हैं, सो व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड इट. दैट विल ऑल्सो बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या कंपनीज क्यों लॉन्च करती हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट मोटिव इज दैट दे वांट टू इंक्रीज द रेवेन्यूज and second thing is that they want to decrease the costs. तो आपके objectives में what are your objective that why do you want to go for the profits and how can you reduce the costs are the main objectives for direct foreign investment. And along with that we will also be discussing the issues attached with the these types of direct foreign investment. So this will be the whole outline for our module and we will discuss all these topics one by one in our coming lectures. So in our next lecture we will be discussing the main goals of the multinational companies, that why do they want to go on international standards and why do they want to set up their businesses in international markets. Till then, thank you and Allah Hafiz.